जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 165 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। क्या दोस्तों? तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है ना, तो तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या पूछा है कि प्रसव उत्तर काल में लोकिया के लिए खाली स्थान पद का इस्तेमाल गलत है ना। एक गलत शब्द दिया है। मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूं ना कि जब गलत शब्द दे दे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। प्रसव उत्तर काल में लोकियो के लिए पद का इस्तेमाल गलत है। तो कौन सा गलत है? लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा, लोकिया वेनोसा, लोकिया अल्वा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? लोकिया वेनोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकिया वेनोसा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या पूछा है कि मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के खाली स्थान सप्ताह के बाद किया जाता है। तो कितने सप्ताह के बाद किया जाता है? मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के बाद सप्ताह के बाद किया जाता है। तो कितने सप्ताह के बाद किया जाता है भाई? तो क्या 28, 30, 20 या 36? तो कितने सप्ताह के बाद किया जाता है? तो 28 सप्ताह के बाद किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि जब पश्च कपाल का बहिर्ंत भाग हर सबंध प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सिर का विस्तार, सिर का क्राउनिंग, सिर का बाह्य आवर्तन, सिर का प्रत्यास्थापन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पश्च कपाल का बहिर्ंगत भाग संवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है?
इससे कहा जाता है सिर का क्राउनिंग। क्या कहता है? सिर का क्राउनिंग कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? क्या 40 सप्ताह बाद, 41 सप्ताह के बाद, या 42 सप्ताह के बाद, या 43 सप्ताह के बाद? तो गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? तो गर्भावस्था की परिपक्वता जो मानी जाती है वो 42 सप्ताह के बाद मानी जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन प्रीक्लेम्पसिया का संकेत नहीं है ना? इनमें से कौन प्रीक्लेम्पसिया का संकेत नहीं है? तो क्या पायरेक्सिया, प्रोटीनयूरिया, उच्च रक्तदाब, या शोफ? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए। जिस भी बहन को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो कमेंट करते चले भाई, देखते चले। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। इनमें से कौन प्रीलिम्पसिया का संकेत नहीं है? नहीं दिया है ना, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? जो संकेत इसका नहीं है, क्या पायरेक्सिया होगा? हो सकता है। जो नहीं है ना, तो प्रोटीन यूरिया ये तो हो जाएगा, उच्च रक्तदाब ये भी हो जाएगा, शोफ ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं जो होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरेक्सिया। क्या हो जाएगा? पायरेक्सिया। तो जब नहीं पूछा तो यही नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन प्रीक्लेम्पसिया का संकेत नहीं है? तो प्रीक्लेम्पसिया का संकेत कौन नहीं है? पायरेक्सिया नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य गर्भाशय का वजन ग्राम होता है, तो सामान्य गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सामान्य गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है? पूछने का मतलब यही है। क्या 60 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 50 ग्राम? ये तो सभी बहनों को आ रहा होगा भाई। जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी बहनें कमेंट करें कि गर्भाशय न सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है भाई। तो सामान्य गर्भाशय का वजन होता है 60 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए बीबाजी बहन, आपने क्वेश्चन 6 नंबर को गलत किया। क्वेश्चन नंबर 6 को बीबाजी बहन बताइए क्या आपसे गलत हुआ? नहीं गलत होना चाहिए बहन। ओम्फेलाइटिस नवजात बच्चों में ये डाट 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 दिया है का संक्रमण है। ओम्फेलाइटिस नवजात बच्चों में का संक्रमण है, तो किसका संक्रमण है भाई? क्या ग्रसनी का है, गर्भनाल का है, आंखों का, या काल का? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 7वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, गर्भनाल का। किसका संक्रमण है? गर्भनाल का। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओम्फेलाइटिस नवजात बच्चों में गर्भनाल का संक्रमण है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 में, 1995 में, 1992 में, या 1994? बहुत आसान क्वेश्चन भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बहनें इसका कमेंट कर दे। संगीता पटेल जी बहन क्वेश्चन को उड़ाइए ऐसा कि उड़ता ही रह जाए, हवा में उड़ा के फेंकिए तो इस क्वेश्चन को भाई। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को भाई। बीबाजी बहन उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को हवा में एकदम जहाज की तरह। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था भाई? बताइए जल्दी से, कब किया गया था? कमेंट आना चाहिए आप लोगों का जल्दी से जल्द। इस कब किया गया था? 1995 में किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या दिया है बहन? ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। मैं इस तरह से ऑप्शन चेंज क्यों किया हूँ? क्योंकि मैं एग्जामिनर अगर चेंज कर देगा तो आप लोगों से मिस्टेक ना हो, इसको देखते रहिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे बी बी वाला जाकर के तुरंत बी को रंग दे। इस ऑप्शन को भी देखते रहिएगा कि ऑप्शन सी लिखा है कि बी लिखा है। इस तरह से गलतियां हो सकती, आप इसको सही लगाएंगी लेकिन रंगते वक्त आप गलत कर सकती हैं। ठीक ना। तो इस बात को सभी बहनों को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए क्या पूछा है
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो भाई 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए दिया है वसा, ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है अंतःस्राव हार्मोन, ऑप्शन डी दिया है विटामिन। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा भाई, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। संघातिक अरक्तता की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। तो सबसे सामान्य प्रकार क्या है, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड या विटामिन B12। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। संघातिक अरक्तता की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? तो सबसे सामान्य प्रकार जो है वो क्या है भाई, तो विटामिन B12 है ना। क्या है, विटामिन B12। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पित्ताशयमरता कहते हैं, कोलिसिस्टम कहते हैं, या कोलेडोकोलिलीथाइसिस कहते हैं, या पथरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को कहते हैं। तो पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं, पित्ताशयमरता कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशयमरता कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग, ऊतक या संरचना का फैलाव होता है। तो किसका होता है, नाड़ीवर्ण का, हर्निया का, फूटक का, या गांठ का। तो किसका फैलाव होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग, ऊतक का, संरचना का फैलाव होता है। तो किसका फैलाव होता है भाई, 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 12 नंबर का हर्निया होगा ना। तो हर्निया कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका फैलाव होता है, हर्निया का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है भाई, क्या मस्तिष्क की, अग्नाशय की, अंडाशय की, या प्लिया की। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है भाई, तो ये है अंडाशय की ना। कहाँ की है, अंडाशय की। तो अंडाशय कहाँ दिया है, मस्तिष्क, अग्नाशय, अंडाशय। अंडाशय दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर होगा अंडाशय। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया गया है बहन, इसको भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा ना। राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। तो किसके संपर्क में आने से फैलता है भाई, वेल रोग। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। तो किसके संपर्क में आने से फैलता है, तो बंदरों के, चूहों के, गायों के, कुत्ते के, पिल्ले के। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। तो वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। तो किसके संपर्क में आने से फैलता है, तो चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए भाई। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। तो किसमें पाया जाता है भाई, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ये किसमें सामान्यतः पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है छोटे बच्चों में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, केरनिंग के संकेत रोग के लक्षण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, एपेडिसाइटिस से, एंसेफेलाइटिस से, या मेनिनजाइटिस से, या कशेरुकी की प्रोलैप्स से। तो किससे भाई संबंधित है, केरनिंग के संकेत
केर्निंग के संकेत रोग के लक्षण से संबंधित है। किसके रोग के लक्षण से संबंधित है भाई? केर्निंग। तो 16वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये मेनिंजाइटिस के संबंधित है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। सर बीबा जी बहन, आपको मैं बोला हूं कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको बताते चलिए। तो आपको बस आपको लग रहा है कि बस सुनते चलना है ना। तो मैं तो ये भी कहा हूं ना कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो आप तो इतना काम तो कर ही सकती हैं, तो बता भी सकती हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 17, मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक तो क्या है? पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली में परिवर्तन, इंसुलिन का अधिक स्राव, इंसुलिन की कमी, अग्नाशय विकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है, तो मधुमेह के जो मुख्य कारण है उनमें से एक किसमें से कौन सा है? तो मधुमेह के कारणों में से जो एक है इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन की कमी राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। एम्पिएमा ना, एम्पिएमा का अर्थ है, तो एम्पिएमा का अर्थ क्या है भाई? क्या फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन। ऑप्शन बी दिया है फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन। ऑप्शन बी दिया है फुफ्फुस गुहा में तरल का संचयन। ऑप्शन सी दिया है पेरिटायरेनियल गुहा में तरल का संचयन। ऑप्शन डी दिया है फेफड़ों में नया वर्धन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो एम्पिएमा का अर्थ है, तो एम्पिएमा का क्या अर्थ है भाई? तो एम्पिएमा का फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। प्रतिवर्ती क्रियाओं ना, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रण कर केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिका में? तो कहाँ पे है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो नियंत्रण केंद्र कहाँ पे भाई है? तो इसका नियंत्रण केंद्र है जो कशेरुक रज्जु में है। कहाँ पे है? कशेरुक रज्जु में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए भाई। समय देखिए, हम लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप लोग सोचेंगे कि इसमें हम लोग बात करते चले तो ये बात बहुत गलत है। आप लोगों के पास समय नहीं है बहन। जितना कम समय में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच कर लीजिए उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए ना। ग्रहणी हार्मोन का नाम बताइए। क्या ग्रहणी हार्मोन का नाम? एसिड पेप्सिन है, गैस्ट्रिन है, या कोलिस्टोकाइनिन है, या गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ग्रहणी हार्मोन का नाम है। तो ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? तो ग्रहणी हार्मोन का नाम बताइए जल्दी से। तो कोलेसिस्टोकाइनिन है। क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है बहन? स्काल्ड का मतलब के कारण हुई एक जलन है। स्काल्ड का मतलब के कारण, यहाँ पे भरना है, मतलब के कारण हुई एक जलन है। किसके कारण? क्या? ज्योति, नम, ऊष्मा, रसायन, विद्युत। तो किसके कारण एक ये जलन है भाई? स्काल्ड का मतलब है कि एक कारण हुई जलन, तो किसके कारण हुई जलन होगा बताइए? तो ये होगा भाई नम ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नम ऊष्मा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, 3 से 4 लीटर होता है, या 8 से 10 लीटर, या 12 से 12 लीटर। मान लीजिए यहाँ पे 13 कर दीजिए, 12 से 13 लीटर होगा। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर भाई? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन हम लोग, क्वेश्चन का आवाज हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे। इतना क्वेश्चन आप लोग टच कीजिए, नहीं कि इसी में हम लोग बात करते हुए चले 2 घंटे तक इसी में लग जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है? 23 नंबर पढ़िए। मानसिक असंतुलन खाली स्थान प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। तो किसके तहत आता है? मानसिक विकार के तहत, अवसादग्रस्तता विकार के तहत, या साइक्लोथाइमिक विकार के तहत, या डिस्थाइमिक विकार के तहत? तो किसके तहत आता है भाई? मानसिक असंतुलन
प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार के तहत आता है। तो किसके प्रकार के तरह आता है भाई, जल्दी, किसके विकार के प्रकार के तहत आता है बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 23 नंबर का भाई, तो ये मानसिक विकार प्रकार के तहत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानसिक असंतुलन मानसिक विकार प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार के तहत आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए भाई, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र की मोटर एक्टिविटी या चालक क्रिया संबंधी विकार जिसमें व्यक्ति एक स्थिति प्राप्त कर लेता है तथा काफी देर रात तक उसी स्थिति से बना रहता है, क्या मैनरिज्म होगा, वर्जिरेशन होगा, या बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, या निगेटिविज्म होगा। राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, सभी लोग कमेंट कीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, सहीना परवीन, पूनम जी, सभी बहने इस क्वेश्चन को कमेंट करें। संगीता पटेल जी बताइए तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके बताने लायक है, बताइए क्वेश्चन क्या है। तंत्रिका तंत्र की मोटर एक्टिविटी या चालक क्रिया संबंधी विकार जिसमें व्यक्ति एक स्थिति प्राप्त कर लेता है तथा काफी देर रात तक उसी स्थिति से बना रहता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई बताइए। उसी स्थिति से बना रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैक्सी, ना क्या कहते हैं, बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। एनोरेक्जिया नवोसा से ग्रस्त युवती में पाए जाने वाला लक्षण है, तो कौन सा पाए जाने वाला लक्षण है भाई। वजन में अत्यधिक कमी, मासिक धर्म का अनुपस्थित होना, शरीर का पतला हो जाना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का, सभी बहने कमेंट कर दे। तो क्या पूछा है कि एनोरेक्जिया नवोसा से ग्रस्त युवती में पाए जाने वाला लक्षण है, तो इसमें पाए जाने वाला लक्षण कौन सा है। तो देखिए, वजन में अत्यधिक कमी, बिल्कुल सही है। मासिक धर्म का अनुपस्थित होना, ये भी हो जाएगा। शरीर का पतला हो जाना, ये भी हो सकता है, ठीक ना। ये तीनों ऑप्शन उसको पाए जा सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, देखिए, कभी वजन अत्यधिक कमी हो सकती है और शरीर पतला भी होना, तो ये सभी समस्याएं उसके पाया जा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या पूछा है कि अशुद्ध जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है भाई। क्या टाइफाइड होता है बताइए, पीलिया, हैजा तथा पेचिस, या ये सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अशुद्ध जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है। देखिए, टाइफाइड भी हो जाएगा, हैजा तथा पेचिस भी हो जाएगा, लेकिन जो पीलिया में आप लोगों की संभावना बन रही है, तो पीलिया भी होने की संभावना के खतरा जो बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 26 नंबर का, ये सभी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग लगाएंगे। अशुद्ध जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड तो क्लियर हो जाएगा, हैजा तथा पेचिस ये भी हो जाएगा, लेकिन जो पीलिया आप लोग देख रहे हैं तो इसको भी होगा, ये ना, ये भी इसका खतरा बढ़ जाता है ना। हेपेटाइटिस बी, और क्या हम कहते हैं भाई, एक हेपेटाइटिस होता है, इससे भी इसका लीवर की समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए ये खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, क्या पूछा है। एक चालक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन होता है, तो कौन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, या मायोफाइब्रिल पर, या ट्रांसवर्स नलिकाओं पर, या सर्कोपालिज्मिक रेटिकुलम पर, तो किस पर होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एक चालक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन होता है, तो किससे होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो न्यूरोमस्कुलर कंजंक्शन पर होता है, किस पर होता है, न्यूरोमस्कुलर कंजंक्शन पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। क्या यूग्लिना,
ट्रिपैनोसोमा या प्लाज्मोडियम अमीबा। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग कमेंट कीजिए। 28 नंबर क्या पूछा है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। तो निद्रा रोग जो होता है वो किस जंतु के द्वारा होता है, तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, कैंसर है तो कैंसर क्या है भाई, कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर का भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैंसर क्या है, तो कैंसर क्या है भाई, तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, देह तरल में Ca2+ में कमी होना इस रोग का कारण। तो किस रोग का कारण है भाई, क्या गाउट का, अरक्तता का, टिटाइनी अपातनिका का, या एंजाइना पेक्टोरिस का। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है कि देह तरल में Ca2+ में कमी होना इस रोग का कारण है। तो किस रोग का कारण है भाई, तो ये है किसका, टिटाइनी यानी अपातनिका का कारण है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, क्या पूछा है कि मानव में बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं के रूप में पहचानना गया प्रथम जीवाणु था। प्रथम जीवाणु था, तो कौन था पहचाना गया भाई, पहचाना गया प्रथम जीवाणु था, तो कौन था भाई, क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, या माइकोबैक्टीरियम लेप्री था, या बैसिलस एंथ्रेसिस था, या बीनियो कोलेरी था। हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो मानव में बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं के रूप में पहचाना गया प्रथम जीवाणु था, तो कौन सा प्रथम जीवाणु था भाई, तो वो था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन था बताइए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री था, नहीं भाई, बैसिलस एंथेसिस था। कौन था, बैसिलस एंथेसिस था ना, कौन था, बैसिलस एंथेसिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा पूछा है कि कॉपर टी 380 एक इंट्रायूटेराइन कोनोट्रोसेप्टिव डिवाइस का उदाहरण है। इसमें 380 का अर्थ है, तो इसमें 380 का अर्थ क्या है, यह डिवाइस 380 दिनों के लिए प्रभावी है। इस डिवाइस में 380 मिलीग्राम कॉपर पाया जाता है। इस डिवाइस में स्टेम के चारों तरफ कॉपर का 380 मिली पृष्ठ क्षेत्र होता है। इस डिवाइस की खोज 380 लोगों ने मिलकर की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। कॉपर टी 380 एक इंट्रायूटेराइन कोन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस का उदाहरण है। इसमें 380 का अर्थ है, तो इसमें 380 का अर्थ क्या है, तो इसमें 380 का जो अर्थ है, तो इस डिवाइस में स्टेम के चारों तरफ कॉपर 380 मिलीमीटर पृष्ठ क्षेत्र होता है। यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, सुरक्षित विधि की परिभाषा है। सुरक्षित विधि की परिभाषा क्या है, मासिक चक्र से एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद का समय, मासिक चक्र के एक सप्ताह से पहले एवं 2 सप्ताह के बाद का समय, मासिक चक्र के 8वें से 21वें दिन के बीच का समय, मासिक चक्र की अवधि। राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सुरक्षित विधि की परिभाषा है, सुरक्षित विधि की परिभाषा क्या है, तो मासिक चक्र से एक सप्ताह पहले एवं एक सप्ताह बाद का समय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा पूछ रहा है कि फोड़े फुंसियां रोग किसके संक्रमण से होता है। फोड़े फुंसियां रोग किसके संक्रमण से होता है भाई, क्या वायरस के, स्टेफिलोकाकल के, या परजीवी के, या कीट के। तो फोड़े फुंसिया जो रोग है वो किसके संक्रमण से होता है भाई, फोड़े फुंसिया रोग जो है किसके संक्रमण से होता है, तो फोड़े फुंसिया रोग जो होता है वो होता है किसके संक्रमण से, तो स्टेफिलोकाकल के, किसके, स्टेफिलोकाकल के संक्रमण से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि तरल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन द्वारा क्रायोथेरेपी किस रोग में दी जाती है। तो किस रोग में दी जाती है, एक ने वलग्रेसी में या फेगिस में या कोशिका शोथ में या आर्ट्रिकेरिया में। तो किस में दिया जाता है भाई, तरल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन द्वारा क्रायोथेरेपी किस रोग में दी जाती है भाई। तो क्रायोथेरेपी किस रोग में दी जाती है, तो एक किस रोग में दी जाती है, तो एक्नोवलग्रेसी में। किसमें, एक्नोवलग्रेसी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है भाई कि पेशी अवस्था कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में सही कथन चुनिए। पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या है, अस्थि सुशीर्ता बढ़ती आयु के साथ अस्थि संहिता में गिरावट गिरावटना तथा अस्थि भंग की प्रबल संभावनाएं। ऑप्शन बी दिया है माइस्थेनिया ग्रेविसा स्वप्रतीक्षा विकार, जिसमें जोड़ों का शोथ होता है। ऑप्शन सी दिया है गाउट कैल्शियम के सामान्य से अधिक जमाव के कारण संधियों का शोथ। ऑप्शन डी दिया है पेशी दुष्पोषण बढ़ती आयु के साथ पेशियों का छोटा होते जाना। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहनें कमेंट कर दें कि राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में सही कथन चुनिए। तो पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में जो सही कथन है वो क्या है भाई, तो सही कथन जो है अस्थि सुशीर्ता बढ़ती आयु के साथ अस्थि संहिता में गिरावट तथा अस्थि भंग की प्रबल संभावनाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए, क्या पूछा है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। एम्पिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग अपना काउंट करते चलिएगा, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना। एम्पिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है। क्या डायरिया में, ज्वर में, उल्टी में, त्वचा संक्रमण में। तो किस में किया जाता है भाई, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है भाई, तो किया जाता है त्वचा संक्रमण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर हो गए। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या प्लीहा को, वृक्क को, यकृत को या हृदय को। किसी भी बहन का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगी। मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे चुका हूँ। क्यों शांति वाजपेयी जी बना, होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। आप कहेंगे कि नहीं दिए थे सर, तब तो आप कान पकड़ के मारना पड़ेगा हमको। आप झूठ बोल देंगी तब तो आपको मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा भाई। बताइए, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी आप एब्सेंट क्यों हो रही हैं क्लास में बहन, आप क्यों एब्सेंट हो रही हैं बहन। बहुत पढ़ने में आप अच्छी हैं, मेरी बात को मानिए। आप पहले जब आई थी क्लास में हमारे तो आप पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एक क्वेश्चन का आंसर बता रही थी, आपके स्कोर भी अच्छे जा रहे थे। फिर इस तरह से क्यों लापरवाही कर रही हैं, बताइए क्यों लापरवाही कर रही हैं भाई बहन, बताइए। हमारी आप इतनी अच्छी बहन होकर के आप इस तरह से लापरवाही करेंगी। बहन खूब मेहनत कीजिए। 1 से लेकर के 105 तक की सारी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लासों को आप लोग रिवीजन करते चलिए। आगे की क्लासें मैं आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक ना। अगर नियर अबाउट मैं आप लोगों को 10-15 दिन क्वेश्चन दे दिया तो समझिए कि 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन मैं आप लोगों का यही दे दूंगा। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन ये आप लोगों के हो जाएंगे, वो 2-3 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। 6-7 हज़ार क्वेश्चन आप लोगों के नियर अबाउट मान लीजिए कि 6 हज़ार नहीं 5 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। इस 5 हज़ार क्वेश्चन में एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा बहन, किसी भी तरह से 70-80 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे, किसी भी तरह से फंस जाएंगे ना। आप लोगों की नौकरी आप लोगों के हाथ में, मेरी बात को मान लीजिए, ठीक ना। बस जितना हो सके उतना रगड़ के रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन।
निम्नलिखित में से किस अंग को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है भाई? बताइए। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्लिया को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? प्लिया को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बीबाजी बहन कमेंट कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? आपसे गलत नहीं होना चाहिए भाई। गलत हुआ कि सही हुआ कमेंट करके बताएंगी। संगीता पटेल जी आप तो उड़ा देंगी इसको हवा में भाई। आप तो इसको हवा में ऐसा उड़ाएंगे कि सोचता रह जाएगा कि मैं किसके हाथ में चला गया हवा लोने के लिए भाई। अच्छा एक बात यहाँ से आप लोग बता दीजिए। चलिए आगे पूछ लेता हूँ, बहुत बातें हो जाएंगी। निम्न में से किस रोगी का तापमान मुख्य द्वारा नहीं लेना चाहिए? निम्न में से किस रोगी का तापमान मुख्य द्वारा नहीं लेना चाहिए भाई? मुख्य द्वारा नहीं लेना चाहिए तो किस रोगी का? ऐसे रोगी जिनके दौरे आते हो, 6 वर्ष से छोटे शिशु, ऐसे रोगी जिनमें मुख की सर्जरी हुई हो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? 39 नंबर का कमेंट कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्न में से किस रोगी का तापमान मुख द्वारा नहीं लेना चाहिए? तो किस रोगी का तापमान मुख द्वारा नहीं लेना चाहिए बताइए? ऐसे रोगी जिनको दौरे आते हो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 6 वर्ष से छोटे शिशु का भी नहीं लेना चाहिए, ये भी सही होगा। ऐसे रोगी जिनमें मुख की सर्जरी हुई हो, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों छोड़े? यही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको छोड़े क्यों? बेचारा कहेगा कि हमको छोड़ दिए, तो इसको हम लोग क्यों छोड़े भाई? चलिए भाई तुम ही आंसर हो जाओ भाई, आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। उपरोक्त सभी आप महान हो, आप सरकारी नंबर हो चुके हो ना, आप सरकारी ऑप्शन हो भाई, आपको कैसे छोड़ेंगी हमारी बहनें? आप ही को तो पकड़ करके वो ऐसा पटकेंगे कि आपका दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा ना। आपको ऐसे लगाएंगी, आप इसी तरह से अगर ऐसे 10 तरह के आपके आ जाएं तो हमारी बहनें इसको लगा करके आ जाएंगी। आप कुछ नहीं तो 6 7 5 तो उसमें सही करके आ जाएंगी और आप अच्छे खासे नंबर दे जाएंगे, जिससे हमारी बहनों को नौकरी लग जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, आपको लगाया जाएगा भाई। उपरोक्त सभी ऐसा नहीं चिंता करना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 को बहन। निम्न में से फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण है? निम्न में से फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण है। तो फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण क्या है भाई? निर्धनता एवं यौन जानकारी का अभाव, लोगों की निरक्षरता और भाग्यवदिता, देश में प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक विचार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई? 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अब तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। पूछा क्या क्वेश्चन कि निम्न में से फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण है। तो फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो निर्धनता एवं यौन जानकारी का अभाव बिल्कुल होगा। लोगों की निरक्षरता और भाग्यवादिता का, ठीक, भाग्यवादिता। ऑप्शन सी दिया है देश में प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक विचार, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों छोड़े? यही तो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए भाई, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरदर्श संवलित नलिकाओं में सोडियम पुनरावशोषण बढ़ जाता है? तो किस में बढ़ जाता है? तो एल्डोस्टेरॉन के स्तर के बढ़ने से, एंटी डायरेक्टिव हार्मोन के स्तर के बढ़ने से, एल्डोस्टेरॉन के स्तर के घटने से, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन के स्तर के घटने से। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसके द्वारा दूरस्थ संवलित नलिकाओं में सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है? तो किसका बढ़ जाता है भाई? तो एल्डोस्टेरोन के स्तर का बढ़ने से होता है। बताइए किसके बढ़ने से होता है भाई? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डोस्टेरॉन के स्तर के बढ़ने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। बहन बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, अगर आप लोगों को लगेगा बहन तो कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी बहन को, एक भी बहन का कमेंट आ गया कि सर फास्ट चले हैं तो मैं स्लो चलूंगा। आज सभी बहनों का, किसी भी बहन का कमेंट आया कि सर नहीं ठीक चल रहे हैं, हम लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो हम लोग इसी तरह से चलेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन को खत्म करेंगे ना। इतना तो हम लोग करेंगे भाई, इसलिए कि देखिए आगे बातें करते हैं इसके बारे में। पूर्व पारुणकंपी न तंत्रिका संकेत द्वारा हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? पारुणुकंपी तंत्रिकीय संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करना,
ऑप्शन बी दिया हृदय स्पंदन गति हृदय निकास पर बिना प्रभाव किए बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन गति हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी दिया हृदय स्पंदन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का? सभी बहने कमेंट कर दे, पूछिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो पूछा क्या क्वेश्चन कि पारुणकंपी तंत्रिका संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग पढ़ लिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा है कि यदि कोई संक्रमण शरीर के किसी भी भाग में सीमित हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, क्रॉस संक्रमण, फोकल संक्रमण। राइट आंसर क्या होगा भाई? यदि कोई संक्रमण शरीर के किसी भाग में सीमित होता हो तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो कहलाता है फोकल संक्रमण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अपने क्वेश्चन के आंसर को काउंट करते चलिएगा, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने आप लोगों के गलत हो रहे हैं। इतना काम तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है, वायरोलॉजी कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो कहलाती है इम्यूनोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 को डेलिरियम का प्रीडिस्पीजिंग कारक है। डेलिरियम का प्रीडिस्पीजिंग कारक है तो कौन है भाई? अत्यधिक शराब का सेवन, सिर की चोट, वृद्धावस्था, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। डेलिरियम का प्रीडिस्पीजिंग कारक है तो डेलिरियम का प्रीडिस्पीजिंग कारक कौन है भाई? बताइए जल्दी से। डेलिरियम का प्रीडिस्पीजिंग कारक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी भाई। तो क्या अत्यधिक शराब का सेवन बिल्कुल होगा भाई। सिर की चोट ये भी हो जाएगा, वृद्धावस्था ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो उपरोक्त सभी हुआ कि नहीं सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग कर लिए भाई? 45। क्वेश्चन नंबर 46 पर चला जाए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 को भाई। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है? पढ़िए क्वेश्चन। नवजात मृत्यु अवधि के भीतर होती है तो कितने भीतर होती है भाई? 2 दिन, पहले दिन, 1 सप्ताह, जन्म के तुरंत बाद। तो नवजात मृत्यु की अवधि कितने भी दिन के भीतर होती है भाई? नवजात मृत्यु अवधि के भीतर होती है तो कितने दिनों की अवधि के भीतर होती है? क्या 2 दिनों, पहले दिन, 1 सप्ताह, जन्म के तुरंत बाद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहले दिन राइट आंसर हो जाए। पहले दिन कैसे होगा भाई? पहले दिन नहीं होगा ना, नवजात तो 1 सप्ताह पे होता है ना। क्या होता है? 1 सप्ताह पे होता है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। पहले दिन हम लगा दिए, ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। नवजात मृत्यु अवधि के भीतर होती है तो 1 सप्ताह के भीतर की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 47। एक प्रौढ़ में आमतौर पर 60 बीएमपी के कम धीमे हृदय के लिए पद का इस्तेमाल किया जाता है तो किसका? ब्रेडी कार्डिया का, टैकी कार्डिया का, मेसोकार्डिया का या अतालता का किसका किया जाता है भाई? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, शांति वाजपेयी जी कमेंट कीजिए। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जानता हूँ कि आप लोग कमेंट भी नहीं करेंगे। शांति वाजपेयी को तो समझ रहा हूँ कमेंट कर देंगे, लेकिन संगीता पटेल जी मैं उनको पूछूं तो कमेंट नहीं करेंगी क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी हो गई है अब ना, वो नहीं करेंगी। अब उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया है, नॉलेज हो गया है। अब उनको मैं डांटना बोलना भी तो बंद कर रहा हूँ। बार बार मैं उनको बोलना डांटना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी बातों को अब नहीं फॉलो कर रही हैं, नहीं मान रही हैं। संगीता पटेल जी आप बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन? थोड़ा बता दीजिए तो हम जाने। देखिए आप नहीं कमेंट करेंगे। एक प्रौढ़ में आमतौर पर 60 बीएमपी के धीमे हृदय के लिए पद का इस्तेमाल किया जाता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? किस पद का? 47 नंबर का क्या होगा? ब्रेडी कार्डिया का। किसका? ब्रेडी कार्डिया का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शांति वाजपेयी जी बहन ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपका ये सही हुआ। शांति वाजपेयी जी ना, शांति वाजपेयी जी बहन आप लोगों से जिससे मैं पूछ लिया कि अगर आप इस क्वेश्चन को बताइए तो नहीं बताएगा। ये तो बात आप लोग बहुत आसानी से कर देती हैं कि नहीं बताएंगे। सर आप पूछ लीजिए, पूछ कर देखिए, बताइए नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए।
ना मत बताइएगा, बता देंगे आप लोग बहन तो मैं जान जाऊंगा ना उस क्वेश्चन का आंसर। टैपिड स्पिंजिंग ना, टैपिड स्पिंजिंग स्पॉन्जिंग यहाँ पे दिया है, तो टैपिड स्पिंजिंग के लिए सही तापमान है, तो कौन सा सही तापमान है? क्या 15 से 80 डिग्री सेल्सियस, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो टैपिड स्पीजिंग के लिए सही तापमान है, तो टैपिड स्पीजिंग के लिए जो सही तापमान है बताइए, टैपिड स्पीजिंग के लिए सही तापमान क्या है? तो सही तापमान है 37 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? क्या पल्मोनरी शिरा, अल्वेओली, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी। तो कौन करता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त संचार कौन करता है? तो ये करता है पल्मोनरी धमनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? खाली स्थान दिया है, घाव का एक प्रकार नहीं है, तो घाव का एक प्रकार इसमें से कौन नहीं है भाई? क्या गुमचोट, अल्सर, पंक्चर, विदारण। राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी। आप लोग ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो सकती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहन। दो लोग तो पहले ध्यान दे, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी। सीमा देवी जी आप बताइए, आप भी कंफ्यूज हो सकती हैं, और विभा जी, प्रियंका साहनी जी, चंद्रकला देवी जी, आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, कंफ्यूज हो सकती हैं ऑप्शन को देखते हुए। बताइए 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्सर। क्या हो जाएगा? अल्सर होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ, देखिए गलत तो नहीं हुआ, बी हुआ है इसका राइट आंसर। घाव का प्रकार नहीं है तो अल्सर नहीं है, राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। गलत हुआ कि सही हुआ कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट आप लोग का चेक कर लेता हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कौन बहन क्या बताइए, कौन बहन क्या किए, सरसरी निगाहों से मैं देख लेता हूँ, जिसका जवाब देना होता है दे लेता हूँ बहन। अगर जवाब देने लगूंगा तो मुझे भी क्वेश्चन तैयार करना होता है, दिन में तैयार करता हूँ, उसको ले आकर के टाइप करने के लिए देता हूँ, रात को पूरी टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, अपने 2-2, 3-3 बजे रात तक लिखता ही रह जाता हूँ। फिर सुबह आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, 2-3 घंटे मैं भी आप लोगों की तरह नींद ले रहा हूँ, ठीक ना। दिन में 2-3 घंटे जैसे आप लोग नींद लेती हैं, बस उतना ही मैं भी नींद ले रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए परेशानी हूँ कि हमारी बहनें किसी तरह से एग्जाम को करेक्ट कर जाए ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्यों नहीं कमेंट का जवाब देते हैं। जितने समय बहन, सारे बहनों का मैं कमेंट का जवाब दे लूँगा। एक एक बहन का 50-50, 60-60, 80-80 कमेंट आ रहा है, तो 80-80 कमेंट देने लगूंगा बहन। आप लोग सोचिए, हर एक क्लास में आ रहा है, तो 80-80 कमेंट एक बहन का आ रहा है। मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 लोग कमेंट कर दिया, तो कितना कमेंट हो गया बताइए? 100-100 कमेंट आ रहा है एक एक क्लास से, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा अगर नहीं बता पाता हूँ तो आप लोगों के डाउट तो क्लियर करूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। ये नहीं कि सोचिएगा कि सर डाउट रहेगा तो उसको नहीं क्लियर करेंगे, डाउट को क्लियर कर दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए, डाइगोजिन ना, डाइगोजिन नहीं देनी चाहिए जब हृदय दर 60 से कम हो, 80 से कम हो, 70 से कम हो, या 90 से कम हो। तो डाइगोनिक ना, डाइगोजिन ना, डाइगोजिन सॉरी, डाइगोजिन जो है, डाइगोजिन नहीं देनी चाहिए। तो डाइगोजिन जब हृदय दर कितनी हो, कम हो, डाइगोजिन कब नहीं देनी चाहिए भाई बताइए? 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डाइगोजिन जो हमको लग रहा है कि इसको 60 से कम ना, ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ये ना होगा। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या इसमें? हमको तो ऑप्शन नंबर ये लग रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, इसको ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिए। अगर थोड़ा कंफ्यूज होगा तो आप लोग देख करके हमको बताइएगा, लेकिन हमारी तरफ से तो ऑप्शन नंबर ए लगेगा ना। ऑप्शन नंबर में ए लगा दिया हूँ, ठीक। चलिए, डाइगोजिन जो है नहीं देनी चाहिए जब हृदय दर कितनी हो, 60 से कम हो ना, तबे नहीं देनी चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग औषधि वाला जो अपना चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग तैयार करना चाहेंगे तो वहाँ से आप लोगों को तैयार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? क्या शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण कवरेज, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? तो शिशु मृत्यु दर को कम करना,
ये भी हो जाएगा। संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, ये भी सही होगा। 100% टीकाकरण कवरेज करना, ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं? उपरोक्त सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोले हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में नर्सों एवं सहायक कर्मचारी परामर्श एवं मार्गदर्शन की सेवाएं प्रदान करते हैं? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य एवं संचालित रोग, गर्भपात, इनमें इन सभी में? राइट आंसर क्या होगा 53 नंबर का? कमेंट कीजिए। पूछा क्या है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नर्सों एवं सहायक कर्मचारी परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करते हैं? तो किस में करते हैं भाई? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल, यौन संचारित रोग में बिल्कुल, गर्भपात में बिल्कुल। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं हुआ? इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। देखिए अब क्या दिया? इन सभी में दिया है ना, उपरोक्त सभी नहीं दिया, इन सभी में दिया है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 54, जन्म के समय बच्चे के सामान्य लंबाई क्या होती है? जन्म के समय बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है? तो किसी का गलत नहीं होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, अर्चना देवी जी, बीबा जी, पूजा जी, पुष्पा जी, और कौन है भाई? हमारी एक बहन है वंदना राजभर जी हैं, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, शहीना परवीन, पूनम जी, प्रीति कुमारी, रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी बहन आप क्लास में एब्सेंट हो रही हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको क्लास हमारी पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं बहन, जिसको पसंद आए वो पढ़े, जिसको नहीं आ रहा है वो जा सकता है भाई, कोई बात नहीं। कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं है हमारी बहनों को। आप लोग को जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन खूब मिल जाएंगे, वहाँ पढ़िए, खूब ईमानदारी से पढ़िए, रिवीजन खूब कीजिए। मैं तो यही कहूँगा। हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हैं, वो कुछ दिनों से जुड़ी हैं, उनको देखिए और उनसे आप लोग थोड़ा उनका स्कोर देख लीजिए, और जो लोग आई हैं वो लोग अपना स्कोर देख लें। अच्छा, जन्म के समय बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है? क्या 30 से 33 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर? तो कितनी होती है भाई? कितनी होती है 54 नंबर का? तो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा समय ले लिए हम लोग, बात करते हुए क्वेश्चन को कवर कीजिए। डाइगोजिन नहीं देनी चाहिए जब हृदय दर कितनी हो? 60 से कम हो। क्या हो जाए? 60 से कम हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? तो शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, ये भी सही होगा। 100% टीका कवरेज करना, ये भी सही होगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए, क्या दिया है? निम्न में से किस क्षेत्र में नर्स एवं सहायक कर्मचारी परामर्श मार्गदर्शन की सेवाएं प्रदान करते हैं? तो किस में करते हैं भाई? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी करते हैं, यौन संचारित रोग में भी करते हैं, गर्भपात में भी करते हैं। जब तीनों में करते हैं तो इन सभी में सही हुआ कि नहीं सही हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, जन्म के समय एक बच्चे के सामान्य लंबाई क्या होती है? जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है भाई? तो होती है क्या 30 से 33 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर? तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 से 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन चलिए, M8। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? क्वेश्चन तो लग रहा है रिपीटेड है ना? ये भी तो हम लोग क्वेश्चन पीछे किए हैं क्या भाई? क्वेश्चन तो हम लोग पीछे किए थे इसको। ये 57 नंबर भी हम लोग किए हैं और 58 नंबर भी किए हैं, यानी कि 2 और 2 इधर भी रिपीटेड है क्या? इधर भी रिपीटेड है। 2 2 4, चलिए 4 5 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो हम रिपीटेड नहीं किए बहन ना, वो राइटर साहब जो है, टाइप राइटर साहब, वो क्या करते हैं बहन, इसको करते होंगे क्या कि इसको कॉपी कर लेते होंगे, कॉपी करके तुरंत नंबरिंग डाल देते होंगे, बस उनका उतना टाइप नहीं करना पड़ता होगा, उतना तो समय उनका बचता होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। MMR का टीका किस आयु के शिशुओं में लगाया जाता है? तो किस आयु के शिशुओं में लगाया जाता है भाई? 15 से 18 महीने में, 6 से 10 महीने में, 6 हफ्ते में, जन्म के समय। तो MMR का टीका किस आयु के शिशु में लगाया जाता है? तो MMR का टीका 15 से 18 महीने के शिशु में लगाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 60 को भाई। एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे हम लोग, जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द होगा क्वेश्चन को कवर कर लीजिए।
गर्भावस्था की मेगालोब्लास्टी रक्तता किसकी अल्पता के कारण होती है? तो किसकी अल्पता के कारण होती है भाई? किसकी अल्पता के कारण होती है? विटामिन B12, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल, विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा 60 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भावस्था की मेगालोब्लास्टिक अरक्ता किसकी अल्पता के कारण होती है? तो किसकी अल्पता के कारण होती है? तो विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल के अल्पता के कारण होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है। ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है, तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण क्या है बताइए बी बाजी। ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण क्या है? क्या प्रोटोजोआ है, कवक है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है? तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है। तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण क्या है भाई? तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण तो हमको लग रहा है प्रोटोजोआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। एक शिशु में पर्याप्त पोषण का सबसे अच्छा संकेत है। एक शिशु में पर्याप्त पोषण का सबसे अच्छा संकेत है, तो सबसे अच्छा संकेत क्या है? नाइट्रोजन संतुलन, प्री एल्ब्यूमिन भार बढ़ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक शिशु में पर्याप्त पोषण का सबसे अच्छा संकेत पूछ रहा है। एक शिशु में पर्याप्त पोषण का सबसे अच्छा संकेत क्या है? तो सबसे अच्छा संकेत क्या होगा भाई? तो सबसे अच्छा संकेत तो हमको लग रहा है क्या होगा? 61 62 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? बताइए जल्दी से। इसमें तो सबसे अच्छा संकेत पूछ रहा है ना, तो सबसे अच्छा संकेत तो हमको लग रहा है कि भार बढ़ना होगा ना। क्या हो जाएगा? भार बढ़ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है, जो लगा दिया हूँ वही होगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जानते हैं क्या होगा? एक मानव हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है। एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है क्या? 60 से 70 बार, 70 से 80 बार, 80 से 90 बार, या 85 से 95 बार? तो एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, तो कितनी प्रति मिनट धड़कता है भाई? बताइए जल्दी से। 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 70 से 80 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना होगा। एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, तो 70 से 80 बार धड़कता है। 60 से 70 बार तो होगा नहीं, 80 से 90 बार अधिक हो जाएगा, 85 से 90 95 बार भी अधिक हो जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा 80 से 70 से 80 बार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है भाई? कि मानव शरीर में क्षुद्रांत और वृहदांत ना वृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है। मानव शरीर में क्षुद्रांत और वृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है, तो कितना अनुपात है भाई? 8:1, 5:1, 1:5 और 1:8। तो कितना अनुपात है इसका? अनुपात कितना है भाई? तो इसका अनुपात है 5:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। स्वस्थ मनुष्य निम्न में से कितनी आयु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वसित या निश्वसित करने की क्षमता रखता है? स्वस्थ मनुष्य निम्न में से कितनी वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वसित या निश्वसित करने की क्षमता रखता है? क्या 2500 से 300 मिली, या 6000 से 8000 मिली, या 1000 से 1100 मिली, या 1100 से 1200 मिली? राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 से 8000 मिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 65 नंबर के बाद 66 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया भाई? ध्यान से पढ़ा जाए क्वेश्चन को। रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को कहते हैं। रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कृत्रिम फेफड़ा, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम यकृत। तो क्या कहते हैं भाई? रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को कहते हैं। तो रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? संगीता पटेल जी गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी गलत हो सकता है बहन, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, सोच समझ के लगाइए। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, राहुल कुमार माटो, सहीना परवीन, पूनम जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। गलत हो सकता है भाई 67 नंबर का। संभवतः आप लोगों से अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमारे तरफ से आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12-24 जोड़ी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु भोजन में कौन सा विटामिन होना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु भोजन में कौन सा विटामिन होना चाहिए? तो कौन सा विटामिन होना चाहिए? बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में भोजन में कौन सी विटामिन की होना चाहिए? तो भोजन में विटामिन सी होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 69 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 को क्या बोलते हैं? 69 बोलते हैं। क्लैब्स लॉफर ना, क्लैप्स लॉफलर बैसिलाई किस जीवाणु का नाम है? क्लैप्स लॉफलर वैसिलाई किस जीवाणु का नाम है? तो किस जीवाणु का नाम है? क्या क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन का 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लैप्स लॉफर वैसिलाई किस जीवाणु का नाम है? तो क्लैप्स लॉफर वैसिलाई जो जीवाणु का नाम है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी का नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? निम्न में से क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? क्या दिनचर्या में रुचि, आत्महत्या का विचार, अपराधोध, भव्यता का आभास। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? तो भव्यता का आभास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के चतुर्थ अध्याय में सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? विभिन्न परिभाषाएं को। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की स्थापना के संबंध में सूचनाएं, मनोचिकित्सा केंद्रों की स्थापना के संबंध में सूचनाएं, मनोचिकित्सा केंद्रों पर रोगियों की भर्ती संबंधी प्रतिक्रियाओं के बारे में सूचनाएं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1887 के चतुर्थ अध्याय में सम्मिलित किया गया है। तो किसको सम्मिलित किया गया है भाई? किसको सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित किया गया है मनोचिकित्सा केंद्रों पर रोगियों की भर्ती संबंधी प्रतिक्रियाओं के बारे में सूचना। यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 72। इनप्रेंट इन्फेक्शन को यह भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? सब क्लिनिक संक्रमण, प्राथमिक संक्रमण, द्वितीयक संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण। तो क्या कह सकते हैं भाई? बताइए जल्दी से, क्या कह सकते हैं? इन ए फ्रेंट इन्फेक्शन को यह भी कह सकते हैं। तो इन ए फ्रेंट इन्फेक्शन को क्या कह सकते हैं? तो इन ए फ्रेंट इन्फेक्शन को कह सकते हैं सब क्लिनिकल संक्रमण। क्या कहते हैं? सब क्लिनिकल संक्रमण भी कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 73 को जिस विधि से किसी वस्तु के सारे जीवित प्राणियों से मुक्ति किया जाता है उसे कहते हैं। क्या स्टेलाइजेशन कहते हैं, क्लीनिंग कहते हैं, डिसइंफेक्शन कहते हैं, या डिकनेटिमिनेशन कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जिस विधि से किसी वस्तु को सारे जीवित प्राणियों से मुक्त
किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जल्दी से आप लोग बताइए। तो उसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए, क्या पूछा है कि क्षुधातृष्णा न बुलिमिया विकार वाले रोगी के लिए उपचारात्मक वातावरण निम्न में से कौन सा है? क्या नियंत्रण है, इम्पेथेटिक है, या भोजन पर ध्यान केंद्रित करना, या यथार्थवादी सीमाओं के आधार पर? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्षुधार्थी सहायता यानी बुलिमिया विकार वाले रोगी के लिए उपचारात्मक वातावरण निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक वातावरण कौन सा होगा? तो यह यथार्थवादी सीमाओं के आधार पर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 75 हमारा दिया है। अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलिएगा बॉल, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं इसको बहुत ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग बताएंगे नहीं तब भी मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कैसे मैं समझूंगा? तब कैसे समझूंगा बताइए? तब तो नहीं समझूंगा। वो तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी बन रही है ना कि आप लोग के कितने स्कोर आ रहे हैं उसको बताएं, देखें। इससे आपको ये अनुभव होगा कि आप लोग कितने भाई पीछे हैं, कितने आगे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब आप लोग बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 75, किसी औषधि को मालिश द्वारा त्वचा पर लगाने के तरीकों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इनहेलेशन कहा जाता है, इंसर्शन कहा जाता है, इन्फेक्शन कहा जाता है, इनसफलेशन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किसी औषधि को मालिश द्वारा त्वचा पर लगाने के तरीकों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग बताइए। तो उसको कहा जाता है इन्फेक्शन कहा जाता है। क्या कहता है? इन्फेक्शन कहा जाता है, इन्फेक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए, क्या पूछा है कि पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में सही कथन चुनिए। क्या है? पेशी दुष्परिणाम। क्वेश्चन को दोबारा से पहले पढ़िए। पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट विकार के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है। क्या इसमें पेशी दुष्पोषण बढ़ती जाती आयु के साथ पेशियों का छोटा होते जाना, अस्थि सुशीर्णता बढ़ती जाती आयु के साथ अस्थि संहिता में गिरावट आना तथा अस्थि भंगों की प्रबलता संभावनाएं? ऑप्शन सी दिया है मायोस्थीनिया ग्रेविस प्रतीक्षा विकार जिसमें मायोसिन तंतुओं का सिरकना नहीं हो पाता। ऑप्शन डी दिया है कि गाउट कैल्शियम के सामान्य से अधिक जमाव के कारण संधियों का शोथ। राइट आंसर क्या होगा? 76 नंबर का आप लोग बता दीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अस्थि सुशीर्णता बढ़ती जाती है और आयु के साथ अस्थि संहिता में गिरावट आना तथा अस्थि भंगों की प्रबलता संभावना है, प्रबल संभावनाएं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 हो गए। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? पढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्यों के शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित का स्रावित स्रोत है। तो किसका स्रावित स्रोत है भाई? कई प्रोजेस्टेरॉन का, आंतरिश्लेष्म का, ग्लूकागॉन का, एंड्रोजन का। तो राइट आंसर क्या होगा? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित स्राव स्रोत है। तो कौन है? एंड्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्यों में हार्मोन क्रिया संबंध में सही कथन। तो सही कथन कौन सा है? क्या ग्लूकागॉन लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है? वायु में ना क्या दिया है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? वायु में वृद्धि के साथ थायरॉक्सिन स्रावण प्रेरित होता है। ऑप्शन सी दिया स्त्रियों में एफएसएच पहले अंडाशयी कोशिकाओं कलाओं पर विशिष्ट शिष्ट ग्राहियों से जुड़ता है। ऑप्शन डी दिया एफएसएच एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मनुष्यों में हार्मोन क्रिया संबंध में सही कथन कौन है? तो मनुष्यों के हार्मोन क्रिया में जो सही संबंध है तो कौन है? तो
ग्लूकागॉन लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा ग्लाइकोजोनिलाइसिस को प्रेरित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए 78 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या पूछा है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है तो कहाँ होता है। अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, बृहदान्त्र में। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए 79 नंबर क्वेश्चन का। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो लाइपेज का स्राव जो होता है वो क्या होता है, अग्नाशय में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 80। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूला वाला दांत कहलाता है तो कौन सा है। चरणवर्धक है, रंधक है, और अग्र चरणवर्धक है, कृंतक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है तो कौन सा कहलाता है भाई, जल्दी से बताइए। तो कौन सा कहलाता है, रदनक कहलाता है। कौन कहलाता है, रदनक। तो रदनक कहाँ दिया है भाई, तो रदनक है ऑप्शन नंबर सी है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रदनक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 81। MRI निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। MRI निम्नलिखित में से क्या है भाई। क्या मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइनिस है। तो क्या है भाई, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है। तो एमआरआई जो है वो क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई, स्टिल बर्थ रेट किस अवस्था में मृत्यु भ्रूण सम्मिलित हैं। स्टिल बर्थ रेट में किस अवस्था में मृत्यु भ्रूण सम्मिलित हैं। क्या 20 सप्ताह बाद, 28 सप्ताह बाद, 24 सप्ताह बाद, या 32 सप्ताह बाद। तो स्टिल बर्थ रेट में किस अवस्था में मृत्यु भ्रूण सम्मिलित हैं, तो किस अवस्था में सम्मिलित हैं भाई, तो 20 सप्ताह बाद वाला में सम्मिलित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। अगले क्वेश्चन चलिए, कितना क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, कितना गलत हुए इसको बताइएगा। प्रभावशाली स्टेरिलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव न का तापमान एवं समय कितना होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए। क्या 121 डिग्री सेल्सियस तापमान से 30 मिनट के लिए, 180 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 घंटे के लिए, 63 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 मिनट के लिए, 63 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 घंटे के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रभावशाली स्टेरिलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव का तापमान एवं समय कितना होना चाहिए। तो ऑटोक्लेव का तापमान और समय कितना होना चाहिए बताइए। तो इसका समय और तापमान कितना होना चाहिए भाई, तो इसका समय और तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 30 मिनट के लिए होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 84। इन्फ्लेमेटरी एवं डिजेनरेटिव ऊतक क्षति के दौरान इरेथ्रोसाइट्स सीडिमिनेटेंशन द्वारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। इन्फ्लेमेटरी एवं डिजेनरेटिव ऊतक क्षति के दौरान इरिथ्रोसाइट्स से सीडिमेंटेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीडिमेंटेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, क्या प्रभाव पड़ता है बताइए जल्दी से। तो बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना, बढ़ जाता है ना, क्या होता है, बढ़ ही जाता है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए। नवजात शिशु के जीवन के प्रथम कुछ दिनों में विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है तो कब किया जाता है। रुद्रास्थ संबंधी रोगों की रोकथाम तथा उपचारिता करने के लिए, हाइपर बिलिरुबिनेमिया को उपचारित करने के लिए, नियोनेटल इन्फेक्शन को उपचारित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई,
85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि नवजात शिशु को जीवन के प्रथम कुछ दिनों में विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो रुधिर स्राव संबंधी रोगों की रोकथाम तथा उपचारित करने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। हमारे तरफ से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोगों को कुछ लगे तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। निम्न में से ज्वर के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? निम्न में से ज्वर के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तरल पदार्थ की कमी, हाइपोक्लेमिया, हाइपोनेट्रियमिया या तरल पदार्थ की अधिकता। राइट आंसर क्या होगा? 86 नंबर का कमेंट कीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि निम्न में से ज्वर के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो ज्वर के कारण जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 86 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 87 को। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर। निम्न में से दांतों को अपृष्ठों पर जमी हुई भूरे रंग की परत क्या कहलाती है? निम्न में से दांतों व ओठों होठों पर ना, निम्न में से दांतों व होठों पर जमी हुई पीले रंग की परत क्या कहलाती है? क्या सोइस कहलाती है, क्रेनमक ओरिस कहलाती है, या रूट एबिस कहलाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से दांतों और ओष्ठों पर जमी हुई भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो सोइस कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संगीता पटेल जी बारे कौन है भाई? विभा जी बहन, आप हमको बताइए कि आपके स्कोर देखे थे तो क्या आपके स्कोर 75 आए थे क्या? 75 आए थे इसके कल शाम वाली क्लास में 75 नंबर आए थे, तो आपके नंबर कम हो गए। इसको ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर इसको प्लस कीजिए। 80 प्लस नंबर रहना चाहिए किसी भी बॉर्न का। 80 प्लस लेकर चलिए हमेशा ना। किसी भी क्लास में 80 प्लस रहना चाहिए। अगर 100 नंबर की क्लास है, 100 नंबर की क्लास हो रही है, तो 80 प्लस आना चाहिए नंबर। 80 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 80 जिसका आ रहा है तो कम समझिए कि आप पीछे हो रही हैं ना। तो ये विभा जी का तो हो गया 75। अब इनको मैं मारूंगा। अब ये क्या करेंगी कि अब ये मार खाएंगी ना। अब इनको मार खाना पड़ेगा। अब देखिए विभा जी, आप अपनी बहन अपना कान उन दिमाग वग सब दुरुस्त किए रहिए, न तो जिस दिन मेरे हाथों से आप मार खाएंगी, वो जादू वाली छड़ी से मार खा जाएंगी, आपका दिमाग वग सब खुल जाएगा। कैसे आपका 75 नंबर 25 क्वेश्चन कैसे गलत कर दी बहन? 25 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया भाई? आपसे 25 क्वेश्चन गलत हो गया बहन। नहीं बहन, आप ही लोगों से तो मैं उम्मीद किया हूँ। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन गलत कर देंगी तो इसका मतलब कि आप 75 नंबर का किए हैं। कुछ इसमें 8 क्वेश्चन भी उतना नहीं था। उतना 8 क्वेश्चन भी नहीं था कि जो आप 25 क्वेश्चन गलत कर दी। शांति वाजपेयी जी बहन, आप अपना स्कोर नहीं बताई थी। अपना स्कोर नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताती स्कोर भाई? आप अपना स्कोर इसमें बताएंगी। क्लास नंबर 165 हम लोग का चल रहा है ना। क्लास नंबर कौन सा है? क्लास नंबर 165 ना। 165 में आपका स्कोर हमको देखना है। आप बताइए कितना स्कोर आया है? शांति वाजपेयी जी, अगर आपने स्कोर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मत बताइए। नहीं बताएंगे तो मैं पूछ भी नहीं करूँगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और आप क्या कर रही हैं, नहीं कर रही, नहीं बोलूँगा आपको। ठीक ना? आप हमारी बात को नहीं मानेंगी तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। आप बोल भी नहीं करूँगा कि आप बन अपना स्कोर बताइए। देखिए, अगर आप बता देती हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपसे हम उम्मीद किया हूँ, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तब तो भाई आप लोग बहुत गलत करेंगी। इतने दिनों से बहन आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पढ़ रही हैं हमारे साथ, तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहन अपना स्कोर बताए तो आप स्कोर नहीं बता रही हैं। अरे सब क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए, लेकिन स्कोर तो बताइए बहन। मैं एक निगाह में आपका देख लूँगा कि स्कोर क्या, आपके कितने स्कोर गए हैं। तो इससे हमको भी तो अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके जो हैं कि आप गलत कर रही हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप सही कर रही हैं। तो उसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके देना है। आप लोग बतिए नहीं मानती हैं हमारा। मैं जो पूछता हूँ कि अपना स्कोर बताइए तो उसको आप लोग हल्के में ले लेती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पूछता हूँ, ये मत सोचिएगा कि सर अपने लिए पूछते हैं। मेरे बताने का मतलब देखिए, जैसे संगीता विभा जी थी, विभा जी का 75 नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये उस तरह की जो क्लास हम लोग लिए हैं कल का शाम वाली, तो उसमें कुछ क्वेश्चन को टफ मिले थे, यानी कोई ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनके तैयार नहीं हुए हैं अभी एक तरह से मानिए तो
तो यानी कि उस तरह से उससे और उससे टफ क्वेश्चन इनको अब देना पड़ेगा। उससे इजी रहेगा तो ये तो कर लेंगी, तो उससे टफ ना हम लोग को तैयार करना है। तो अपना स्कोर क्यों नहीं आप बताती हैं? मैं आप लोगों से बातें ज़्यादा कर लिया, समय हम नहीं लेते हुए मैं क्लास को बहुत कम समय में ख़त्म करना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर बताइए। न्यूट्रोफिलिस की संख्या सामान्यतः कम हो जाती है, सामान्य रहती है, बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रोफिलिया में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सामान्यतः क्या होती है भाई? बताइए जल्दी से। तो क्या होती है? तो सामान्यतः यह सामान्य रहती है। हमको तो लग रहा है कि सामान्यतः समान रहती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि ऑप्शन नंबर कम होगा कि ऑप्शन नंबर ये क्या दिया है, अब बढ़ जाती है? इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए, थोड़ा आप लोगों को समय दे देता हूँ, 10 सेकंड का आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। न्यूट्रोफिलिया में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सामान्यतः क्या होती है भाई? बताइए सामान्यतः क्या होती है? तो भाई बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है ना। किसने किसने लगाया था? जो कि समान रहती है। किसी ने लगाया क्या समान रहती है? जिसने भी समान लगाया था उनका सबका गलत है। एक कम हो जाती है। नहीं भाई, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या दिया? सीरम क्रिएटिनिसी स्तर का सामान्य समान होता है। सीरम क्रिएटिनिन स्तर का सामान्य मान होता है। तो सामान्य मान कितना होता है बताइए? क्या 1.5 से लेकर 1.6 मिलीग्राम डेसीलीटर, 0.6 से लेकर 1.6 मिलीग्राम डेसीलीटर, 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम डेसीलीटर, 1.6 से लेकर 2.0 मिलीग्राम डेसीलीटर। राइट आंसर क्या होगा संगीता पटेल जी? मैं क्वेश्चन को करा चुका हूँ, या एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले मैं कराया हूँ। जब मैं लिख करके आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा था तो उस समय मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक गलत नहीं होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 0.6 से लेकर 1.6 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए। क्या पूछा है कि इसके अंतर्गत 100 के परीक्षण जाता है। इसके अंतर्गत 100 के परीक्षण जाता है। तो किसके अंतर्गत जाता है? तो फोरेंसिक विकृति विज्ञान के, आणविक विकृति विज्ञान के, रुधिर विकृति विज्ञान के, प्रतिरक्षा विकृति विज्ञान के। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई 91 नंबर का? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो फेरिसिक विकृति विज्ञान के ना, इसके अंतर्गत सब परीक्षण फेरिसिक विकृति विज्ञान के अंतर्गत जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 92। कार्डियक विस्तर का प्रमुख उद्देश्य है। तो कार्डियक विस्तर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या भूख बढ़ाना, डिस्प्रिया को दूर करना, रोगी को गर्मी प्रदान करना, टांग के एम्पुटेशन के बाद शल्य क्रिया वाले स्थान पर बिस्तरों के। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर 92 नंबर का क्या होगा? तो पूछा क्या है कि कार्डियक विस्तर का प्रमुख उद्देश्य है। तो कार्डियक विस्तर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डिस्प्रिया को दूर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93। गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी जिससे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मेरेनिंग सिकनेंस कहलाती है, अमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है, हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है, या एक्लेम्पसिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी जिससे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? जल्दी से बता दीजिए। तो यह कहलाती है हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 93 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। 93 के बाद चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को। 94 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या पूछा है? 94 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई से संबंधित कार्य हैं। क्या कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियम,
वो श्वसन में सहायक, प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य हेतु आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक। तो राइट आंसर क्या होगा? 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई से संबंधित कार्य हैं। तो विटामिन ई से संबंधित कार्य कौन से हैं बताइए? तो विटामिन ई से संबंधित कार्य कौन से है? तो प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य हेतु ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, प्रसव पूर्व देखभाल न का उद्देश्य है। तो एंटेनल केयर न, प्रसव पूर्व देखभाल एंटेनल केयर का उद्देश्य है। तो क्या है भाई? अधिक रिस्क वाली गर्भावस्था का पता लगाना, किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं को रोकना, माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 95 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पूछा क्या है कि प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य है। तो प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है? तो अधिक रिस्क वाली गर्भावस्था का पता लगाना, बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार की जटिल जटिल समस्याओं को रोकना, ये भी सही है। माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपयुक्त वाला बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 96, भ्रूण की हृदय किसकी सहायता से सुनी जा सकती है? भ्रूण की हृदय किसकी सहायता से सुनी जा सकती है? कार्डियोटोग्राफ कोग्राफ से, ऑटोग्राफ से, बैरोमीटर से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। तो किससे सुनी जा सकती है भाई? बताइए जल्दी से। भ्रूण की हृदय दर किसकी सहायता से सुनी जा सकती है? तो भ्रूण की हृदय दर कार्डियोटोग्राफ के तहत सुनी जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? भ्रूण की हृदय दर किसकी सहायता से सुनी जा सकती है? तो भ्रूण की हृदय दर जो है कार्डियोटोकोग्राफ के तहत सुनी जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए भाई, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? क्या 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन? क्वेश्चन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए लगाइए। क्वेश्चन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए आंसर को लगा दीजिए भाई। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है भाई? तो प्रतिदिन में बताना है। 500 मिलीग्राम प्रतिदिन नहीं भाई, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन नहीं भाई, 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत हो जाएगा ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिससे कि भ्रूण को भी पोषण मिल सके और माँ को भी पोषण मिल सके। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन त्याग किए जाने वाले मूत्र की मात्रा है। सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन त्याग किए जाने वाले मूत्र की मात्रा है। तो कितनी है भाई? 4 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर या 3, 3.5 लीटर। तो कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई 98 नंबर का? तो 1.5 यानी कि 1.5 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन त्याग किए जाने वाले मूत्र की मात्रा है तो 1.5 लीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ा जाए। वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? तो जड़ावनता, रिकेट्स, जीरोथैलेमिया, फ्लोरोसिस। राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर का भाई? 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्बल और तथा चितकबरे हो जाते हैं? तो कौन सा रोग है बताइए जल्दी से। कौन सा होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? तो
फ्लोरोसिस है। कौन है? फ्लोरोसिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, और कौन है भाई? पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, रश्मि सोम, प्रीति कुमार, अरे प्रीति कुमारी, सॉरी प्रीति कुमारी भाई हैं, एक रूपा विश्वकर्मा जी हैं, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सभी बहने बताएं। संगीता पटेल जी बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ ना? 99 नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 100, जिसको 100 बोलना है हमको ना। कुछ बहन हमको कमेंट किए कि सर उसको 100 बोलिए, आप क्यों बोलते हैं उसको 100 ना? तो गर्भावस्था के मध्य काल में एक महिला को आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? अब यहाँ आयरन पूछा है, वहां पे कैल्शियम पूछा था, यहाँ पे आयरन पूछा है। बताइए। गर्भावस्था के मध्य काल में एक महिला को आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो क्या 40 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, या 18 मिलीग्राम, या 500 मिलीग्राम? तो कितनी आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के मध्य काल में पूछ रहा है कि मध्य काल में एक महिला को आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है भाई? तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 40 मिलीग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है आयरन की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ? किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहन, अब इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। जिस भी बहन को जाना है वो जा सकती है तुरंत क्लास छोड़ करके। जिसको रुकना है 2 मिनट रुकिए, हमारी बातों को थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाएगा, ठीक ना? समाप्त किया जाएगा। बहन लमसम हम लोग 1 घंटे 30 मिनट ना, 1 घंटे 30 मिनट में यानी कि 100 क्वेश्चन की, इस समय 30 मिनट हुआ ना, बिल्कुल इस समय 1 घंटे 30 मिनट में हम लोग एडजस्ट कर लिए। सब कुछ करते हुए, बातें करते हुए आप लोगों से 1 घंटे 30 मिनट लगे हम लोगों को। 1 घंटे 30 मिनट में हम लोग बहन कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए, ठीक ना? अब आप लोग क्या करेंगे? अगर कहीं पे आप लोग पढ़ेंगे तो 3 घंटे में कराया जाएगा, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जिस भी बहन का गलत हुआ होगा वो दोबारा से रिवीजन कर लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो है आपके ब्रेन में रहेगा, ठीक ना? इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कम समय में करने का मतलब हम लोगों का है कि इसको रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। कि हम लोग 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोगों को रिवीजन कर लेना चाहिए। और आपको अब करना क्या है कि 2.5 का स्पीड लगा दीजिए। 2.5 का स्पीड लगा करके खूब जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए भाई। जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एकदम रिवीजन हो जाएगा पूरा पक्का, आप लोगों के ब्रेन में रहेगा। जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सुबह शाम, उतने क्वेश्चन को क्लियर करते चलिए। सुबह में आप लोगों के 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, शाम को 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसको क्लियर करते चलिए। पीछे की क्लासें 1 से लेकर के 105 तक का उसको रिवीजन करते चलिए जितना हो सके भाई। 105 का आप लोग 150 तक पूरा रिवीजन करते चलिए, जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। सभी बहनों को रिवीजन करना है। बहन मैं इस क्लास में कितने क्वेश्चन कराया हूँ? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेंगी। जिस भी बहन का डाउट होगा वो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के पूछेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर इसमें हमका डाउट है, और डाउट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहन आप लोग ये बताइएगा कि 100 में आप लोगों की स्कोर कितने गए हैं, इसको जरूर बताइएगा ना। 100 में आप लोगों की स्कोर कितने गए हैं? आप लोगों की स्कोर बताने से बहन मैं भी क्लास क्वेश्चन तैयार करता हूँ, इससे कि आप लोगों के अगर मान लीजिए कम स्कोर जाएगा तो समझूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों की स्कोर ज़्यादा चला गया तो इसका मतलब कि आप लोगों को इस तरह की क्वेश्चन देने पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा टफिस क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो आप लोगों को ना समझ में आए, थोड़ा दिक्कत करे, तो आप लोगों को हर एक तरह के क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। तो इसलिए सभी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना स्कोर बताया कीजिए बहन, ठीक ना? अपना स्कोर बताया कीजिए सभी बहनें। संगीता पटेल जी अपना स्कोर बताइए, प्रियंका साहनी जी, बंदना राजभर, शांति बाजपेयी जी, शांति बाजपेयी जी अपना स्कोर बताइए। शांति बाजपेयी जी, शांति बाजपेयी, शांति बाजपेयी जी ना, आप अपना अपना स्कोर ना, स्कोर
बताइए, ठीक ना, बताइए। शायद आपको सुनाई न देता हो तो दिखाई तो देता होगा ना। तो शांति वाजपेयी जी बहन, आप अपना स्कोर बताइए। मैं आपको लिखित तौर पे दिया हूँ, अपना स्कोर बताइए। आपका स्कोर कितना गया है इसको बताइए। सभी लोग बताइए अपना स्कोर कितना गया है भाई। चलिए, और कुछ आप लोगों से कहा था बहन, देखिए जितना हो सके उतना आप लोग खूब मेहनत कीजिए ना, खूब मेहनत कीजिए जितना हो सके। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया है रिवीजन। रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए ना। पीछे की क्लास से हमारा रिवीजन कर डालिए। अगर आप लोगों को हमारी क्लास नहीं पसंद आ रही हो, नहीं अच्छी लग रही हो, तो जहाँ आपको पढ़ना हो, जहाँ जाना हो वहाँ पढ़िए। लेकिन आप लोग मेरी बात को एक मानिएगा कि आप लोग रिवीजन कीजिएगा ना, जितना हो सका उतना रिवीजन कीजिएगा। मेरे ऊपर जो बने विश्वास किए वो विश्वास किए रहिए बहन। मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आप लोग की एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे। मैं जैसे भी दूं, लिख करके दूं, टाइप करा के दूं, चाहे जैसे दूं, आप लोगों को क्वेश्चन मैं उतना दे दूंगा। ठीक ना, मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा। ठीक ना, मैं कह रहा था ना कि बहन 10 दिसंबर तक आप लोग क्लास को रिवीजन कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के बढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो हम लोग को इसी तरह से बढ़ते रहेगा ना। कितना हो जाएगा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कितना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए बहन, खूब मेहनत कीजिए। हम लोग एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। थोड़ा चाय हो जा करके पी लीजिए, आप लोग थक गई होंगी सुबह सुबह, तो चाय वो पी लीजिए। थोड़ा हमको भी चाय ला कर आइए, हम भी पिए, हम भी थक गए ना सुबह में। अच्छा चलिए बहन, बातें तो बहुत हो गई। क्लास बहन आप लोगों को कैसी लगी इसको हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को बहन हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के बहन मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। आप लोग बताइएगा कि ये क्लास की जो स्पीड है बहन ठीक है, स्पीड ठीक है या इसको स्लो किया जाए, इससे और बढ़ाया जाए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि स्पीड हम लोग की ठीक चल रही है, दिक्कत नहीं ना हो रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं ना कि दिक्कत हो रहा है, हम लोग बस स्पीड में चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो सभी बहनें कमेंट करके बताएंगी कि आप लोगों को स्पीड ठीक है ना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको बताइएगा। बहन अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर आप लोग करके जाइएगा कि सर आपकी क्लास कैसी लगी ना। अगर आप लोगों की एक क्लास हमारी अच्छी लगी हो बहन तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। नहीं अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करने के लिए तो भाई आज़ाद हैं, जो करना होगा वो कीजिएगा। लेकिन अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यारे से कमेंट से बहन मुझे भी, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मुझे भी बहुत अंदर से खुशी होती है कि हमारी बहनों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।